अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक नहीं होगे। 2 दिन से मार्केट का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है और लोग बहुत परेशान हैं कि यार हमने उम्मीद लगाई थी मार्केट अब से ऊपर जाएगी, जबकि ये फिर मार्केट में बड़ा अजीब सा डंप आ गया है। और इस दफ़ा जो सिचुएशन हुई है वो पहले से बड़ी डिफरेंट है। बहुत बुरी सिचुएशन है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आने वाले टाइम के लिए फ़ैसला ले सकें कि हमें आगे क्या करना है। एक चीज़ पहले सुन लो यहाँ पे कि देखो, कोई नाउम्मीदी नहीं है। कोई क्रिप्टो के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार क्रिप्टो ख़त्म हो रही है या क्रिप्टो अब इससे डाउन होती होती पता नहीं क्या होगा। ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। इसमें आ जाता है ज़रा ट्रस्ट का इशू। ट्रस्ट के इशू की वजह से ही हो रहा है, यानी किसी भी कॉइन को, क्रिप्टो को इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक रीज़न बनी है जिसकी वजह से अभी मार्केट डाउन हुई है और आने वाले टाइम में हम लोगों को उस पर परेशान होने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं आपको करके पूरी एक तो पहले बात बताता हूँ कि असल में रीज़न क्या बनी। उसको जब आप समझोगे ना तो आपको फाइनल डिसीजन लेने में जो है ना वो हेल्प होगी। और एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि अभी आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, कुछ एक्शन है और कुछ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ताकि ना उम्मीद ना हो, आप ये ना समझो कि क्रिप्टो डाउन जा रही है और ये डाउन जाती रहेगी। क्रिप्टो एक वजह से डाउन गई है और वो जो वजह सोल्व हो जाएगी और क्रिप्टो जो है ना वो ओके हो जाएगी बिल्कुल। इससे पहले भी हमेशा ये चीज़ें होती रही हैं पिछले सालों में। ठीक है, इस तरह का कोई एक बड़ा काम जो है ना, जैसे लूना के साथ हुआ था तो देखो क्या हाल हुआ था क्रिप्टो का। उसके बाद भी देखो क्रिप्टो तो इधर ही थी ना, हमें लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी तरह समझो लूना की तरह एक FTX एक्सचेंज है जो कि क्रैश कर गई है, जो कि बैंक हो गई है कह लो। ठीक है, उसकी सारी मैं आपको स्टोरी बहुत ही आसान करके बताता हूँ, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो साथ आप जुड़े रहो, वीडियो को आप पूरा देख लेना। ये साथ में स्कोर भी आ रहा है इंडिया का और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल चल रहा है, तो मैंने कहा वो भी साथ साथ देखते रहना यार, क्या बनता है हम किसके साथ फाइनल खेलेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले एक बात समझ लो कि बाइनेंस, ठीक है, जिसका जो ओनर है वो है सीजी। इसी तरह एक और एक्सचेंज है FTX जो कि दुनिया की सेकंड नंबर एक्सचेंज है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन FTX पे हमने वीडियो नहीं बनाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना हमें FTX का आप ज़्यादा लोगों को जो है ना पता नहीं होगा। लेकिन दुनिया की नंबर 1 जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है और सेकंड नंबर एक्सचेंज FTX है। थी मतलब, अब इस वक्त नहीं रही। ठीक है, और कूकोइन वगैरह जो है वो तो नंबर 5 पे है वर्ल्ड वाइड, लेकिन पाकिस्तान में हम उसको नंबर 2 पे कंसीडर करते हैं क्योंकि FTX ऑफिशियली पाकिस्तान में कोई उन्होंने इतना वो काम नहीं किया। ठीक है, अब ये दोनों जो एक्सचेंजेस हैं ना, इनके जो CEO हैं पहले उनको देख लो। ये बाइनेंस का है, ठीक है, जिसको सीजर बोलते हैं। ठीक है, जब सीजर आएगा तो समझ जाना। ठीक है, उसके बाद ये FTX का जो है ना CEO है। ठीक है, अब इनके अंदरूनी जो कहानी चल रही थी वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये अचानक ट्रिगर किया है कहानी ने, इनकी कहानी को इनकी ट्वीट्स ने। ठीक है, अब मैं बहुत आसान करके आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये जो टोटल एक लड़ाई थी या एक जो भी कंट्रोवर्सी बनी थी वो बाइनेंस और FTX, ठीक है, इनके जो ओनर हैं इनके दरमियान थी। अब इनका सीन क्या है? अब 2019 में जब बिटकॉइन 69 यानी 70 के राउंड अबाउट पहुंच गया था, तो इन दोनों की नेट वर्थ जो थी ना, जो वॉल्यूम था इनका 27 ट्रिलियन था इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, FTX का और बाइनेंस का। उस वक्त जो है ना ये दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर थे, बरल पहले नंबर पे बाइनेंस ही था और हमेशा एक दूसरे के कंपटीटर भी रहे हैं। और इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलके जो है ना वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना डील की, जिसके अंदर जो बाइनेंस है उसने सपोर्ट किया FTX को। FTX का कोइन है FTT, ये आप माइंड में रखो। FTT जो कोइन है ये FTX का है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता भी रहा हूँ कि जो एक्सचेंजेस होती हैं उनके जो कॉइन होते हैं वो आप लेके ज़रूर रखा करो, क्योंकि बंदे किसी ने, आप जैसे मेरे जैसे ने कॉइन लॉन्च किया, कल को वो बंदा इधर उधर निकल गया, उसने ध्यान नहीं दिया तो कॉइन डंप हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, फारिग हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट जाके, मतलब उसको सीरियस नहीं आप ले सकते। लेकिन एक्सचेंज जो होती है वो नहीं जाती ना कभी, एक्सचेंज बड़ी सीरियस होती है, तो उसके कॉइन को हमेशा कुछ ना कुछ लेके आप रखा करो। ठीक है, लेकिन उसमें से भी देखो एक बात हमारी गलत हो गई इस वक्त कि FTX कोई सोच भी नहीं सकता था कि FTX एक्सचेंज के साथ इतना बड़ा मसला होगा। उसकी वजह से FTT जो कि रिसेंटली जो है ना वो कह लो कि $30 से नीचे $25 के राउंड अबाउट कॉइन चलता था। ठीक है, और वो भी जो है ना $2 के राउंड अबाउट आ गया। ठीक है, अब स्टोरी को समझ लो कि ये दोनों ने 2019 के अंदर इन लोगों का आपस में जो है ना वो कह लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब बहुत अच्छी इनकी दोस्ती थी। ठीक है, और बाइनेंस ने FTX के अंदर इन्वेस्ट किया। बाइनेंस ने FTX का शेयर लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया ताकि यार एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट करें। ठीक है, ये 2019 की बात है। उसके बाद 2021 में क्या हुआ, आपने देखा होगा बाइनेंस पे पूरी दुनिया में जो है ना वो पाबंदियां लगना शुरू हो गई। बाइनेंस के बारे में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यार बाइनेंस जो है वो उसमें है प्रॉब्लम ना कोई।
पाकिस्तान में भी हमने सुना बाइनेंस बैन, ये वो, गवर्नमेंट ने भी उसके बारे में एक्शन लिया, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें होना शुरू होगी और यूँ लगा जैसे बाइनेंस का जो फ्यूचर है ना वो कोई ख़ास लग नहीं रहा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो SBF था, ठीक है, FTX का जो ओनर था, उसने बोला कि मैं जो है ना, ये देखो ज़रा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये FBX जो है, इसने बोला कि यार बाइनेंस के शेयर जो है ना हमारे पास हैं, हमारे जो शेयर है ना FTX के, वो बाइनेंस के पास हैं बहुत सारे, ठीक है, तकरीबन $2 बिलियन के। तो इसने ये बोला कि यार मैं अपने जो शेयर हैं वो वापस इनसे बाइनेंस से ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि बाइनेंस जो है उसको मसला हो सकता है आने वाले टाइम में, तो इसलिए जो है ना हम अपने शेयर वापस ले लें। तो इन्होंने जो है ना वो बाइनेंस से अपने जो शेयर हैं वो वापस ख़रीद लिए और इन्होंने पेमेंट की FTT टोकन में और BUSD में। BUSD बाइनेंस का अपना स्टेबल कॉइन है, USD है, ठीक है, वो उसका तो मसला नहीं है। लेकिन उसी वजह से जो है ना CZ के पास या बाइनेंस के पास बहुत ज़्यादा FTT टोकन आ गया, एक अच्छी बड़ी मकदार उसके पास आ गई। तकरीबन $2 बिलियन जो है ना इन्होंने CZ को, बाइनेंस को पे किए, जो कि कुछ FTT में थे और कुछ BUSD में थे। उसके बाद क्या हुआ कि बाइनेंस का आस्ता आस्ता रेगुलेशन होना शुरू होगी, पाकिस्तान जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में, मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बाइनेंस का मसला हल होना शुरू हो गया और गवर्नमेंट के साथ डील हो गई और मतलब निज़ाम उनका अच्छा है बाइनेंस वालों का, तो सारा इनका जो है ना मसला हल हो गया और बाइनेंस ओके होगी, बेहतरीन होगी, इवन कि रेगुलेट हो गई। मतलब जैसे पाकिस्तान जैसा कंट्री उस पर पहले बैन करना चाहता था, फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात होती है और उसके बाद रेगुलेट होगी। पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई रेगुलेट, लेकिन ये कि बात होगी, मामला ओके चल रहा है, आने वाले टाइम में हो भी सकती है। तो बाइनेंस का मसला तो हो गया हल, ठीक है, उसके हालात जो बुरे नज़र आ रहे थे वो ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 नवंबर को, मतलब इसी महीने 2 नवंबर को एक आर्टिकल जो है ना आता है। अब आर्टिकल में क्या बोलते हैं कि जो ये FTX है ना, इसकी अपनी एक फर्म है अलमायदा, ठीक है। जो अलमायदा फर्म है उसके बारे में आर्टिकल आता है कि ये जो SBF है, FTX का जो ओनर है, इसकी जो दूसरी फर्म है अलमायदा, उनके पास जो FTT पड़ा हुआ है वो 41% है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात समझा दूँ जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉइन को परखने के लिए, समझने के लिए, कि मैं फ़र्ज़ कर लो कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपना एक कॉइन लॉन्च कर लिया, अपनी मिसाल ले लो, किसी और की ले लो, अपने कॉइन लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब वो जो कॉइन है ना, मान लो कि ऐसे मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ 1 लाख कॉइन्स हैं, ठीक है। अब 1 लाख कॉइन्स में से 20,000 कॉइन लोगों के पास है, आप लोगों ने खरीद लिए, एक्सचेंजेस में पड़े हुए हैं, 80,000 कॉइन मेरे पास ही पड़े हुए हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। मेरे पास 80,000 कॉइन पड़े हैं, 20,000 कॉइन को तुम लोग पैसा डाल डाल के ऊपर उठाओगे, तो मैं क्या करूँगा, उस 80,000 का कभी भी नाजायज़ यूज़ कर सकता हूँ। ये मतलब ये अच्छी बात है ही नहीं, वो टोटल मेरे ईमान पे है फिर, कि मैं उससे 80,000 को हमेशा अपने पास पकड़ के रखूँ, ठीक है, और उसमें से फजूल में ना बेचूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको मार्केट में रिलीज़ करूँ, या कि मैं हमेशा वो सेफ़ नहीं रहेगा कभी भी। यानी आपने 20,000 कॉइन की प्राइस ले गए $100 पे, तो मैंने अपने 80,000 में से 10,000 कॉइन बेच दिया, कॉइन की प्राइस आ गई 50 पे, या मतलब कम प्राइस आ गई थोड़ी, ठीक है, तो मैं जनाब मैं प्रॉफिट में, जैसे जैसे तुम कॉइन को उठा रहे हो मैं पैसा निकाल ले जा रहा हूँ। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी ये कि मैं जनाब टोटल अपने कॉइन फ़ौरन सेल कर दूँ। तुम लोगों ने जो कॉइन को उठाया हुआ 20,000 को $100 तक लेके गए हुए पर कॉइन, वो सारे का सारा पैसा मेरे पास आ जाए, तुम जाओ भाड़ में। तो ये वाला रिस्क हमेशा इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो समझ ये आई कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, उसकी कॉइन जो अवाम के पास होगा ना, अवाम के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी दुनिया में, तो वो कॉइन बहुत ही रियल होगा बिटकॉइन की तरह। और अगर वो किसी एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा होगा, चाहे कोई बाद में ख़रीद भी ले, जैसे इलोन मस्क सारा बिटकॉइन ख़रीद ले मान लो, तो बिटकॉइन जो है ना उस वो सेफ़ नहीं रहेगा। होगा तो जेन्युइन तरीके से उसने ख़रीदा होगा, उसने नहीं बनाया, उसकी कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन सारा उसने ख़रीद लिया, उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, हमारे जज्बात के साथ खेल सकता है वो। हम पैसा डाल के बिटकॉइन को ऊपर करें, वो थोड़ा थोड़ा बेच के निकालता रहे, तो वो हमारे साथ खेल रहा है। तो इसीलिए कोई भी कॉइन जो ज़्यादा आवाम के अंदर होता है और किसी एक बंदे के पास नहीं होता, उसका फ़ायदा होता है आवाम को, वो सही होता है। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसकी जो अलमायदा फर्म है उसके पास 41% पड़ा हुआ है, यानी कि वो 41% बेचता ना, अगर फ़र्ज़ करो $30 पे था FTT, वो 41% बेचता तो फ़ौरन FTT जनाब आधी रेट पे आ जाता, $14 $12 पे आ जाता, ठीक है। अभी तो उसके बेचने की वैसे नहीं आया, ठीक है, अभी उसने नहीं बेचा, लेकिन एक पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि दुनिया जब पैसा लगाती है तो वो कभी भी किसी इंसान पे, हम क्रिप्टो में क्यों हैं कि यार क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, इसमें मसला नहीं होगा, इसमें जो लोग हैं, जो ओनर होता है वो भी नहीं मसला कर सकता। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए कि इसमें मसला है, क्योंकि देखो 1,000 2,000 5,000 10,000 हमने लगाया हुआ, उससे थोड़ा प्रॉफिट लेने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अरबों रुपया लगाया हुआ है, बीच में लाखों रुपया लगाया हुआ है, हमारा भी लाखों लगा हुआ है, कई लोगों के लगे हुए हैं 5-5 10-10 लाख भी लगाया हुआ है, तो हम लोगों को तो टेंशन हो जाती है यार, कोई भी मसला हो तो यार इससे अच्छा तो मैं प्लॉट लेके रख लेता। मतलब पैनिक क्रिएट हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो पैनिक हुआ। पैनिक की वजह से तुमने मैंने हमने देखा हुए ये बात है, ये न्यूज़ आ गई, इसका मतलब ये नीचे जाएगा, चलो सेल करो सेल करो, जब नीचे जाएगा बाद में देखेंगे, भी सेल करो सेल करो सेल करो।
तो जो है ना वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गई। इसी पैनिक के बाद आपको पता, फिर याद करो कि बाइनेंस का जो सीजी है, इनके पास काफ़ी सारे एफटीटी के पास पड़े थे। जब इन्होंने शेयर वापस किए थे, उसको वापस सेल किए थे एफटीएक्स के शेयर उनको, तो इनको पेमेंट मिली थी एफटीटी में और बीयूएसडी में, जो मैंने बताया। तो इन्होंने जो सीजी है उसने जो है ना ट्वीट किया, लो जी इंडिया जो है ना वो तो 160 पे बुक हो गया, 169 जो है ना इंग्लैंड ने करना, देखते हैं पाकिस्तान के साथ फाइनल किसका होता है। इसको क्लोज कर देते हैं और सीजी की मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ जहाँ से सारी स्टोरी शुरू हो गई, मजीद पैनिक हो गया। ये बाइनेंस के ओनर की ये वाली ट्वीट है। इसमें इसने ये बोला है कि यार हमारे पास जो एफटीटी पड़ा है, ये सारी सिचुएशन देखने के बाद, ठीक है, ये जो भी कोइनडेस्क का जो आर्टिकल वगैरह आया उसको देखने के बाद कि इनके पास एफटीटी बहुत ज़्यादा पड़ा है और ये आवाम के लिए सेफ़ नहीं है, हम हमारे लिए सेफ नहीं, इसका हाल लूना वाला हो सकता है। तो इसीलिए हम तो अपनी सेफ्टी के लिए जो एफटीटी पड़ा हुआ है हम तो वो भी सेल करने वाले, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला, इसके बाद क्या हुआ कि मजीद वहाँ में पैनिक हो गया। यार बाइनेंस जैसा बंदा, ज़ाहिर इनका इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, कि बाइनेंस का जो ओनर है वो कह रहा है कि मैं अपना एफटीटी सेल कर रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों ना करूँ अपना एफटीटी सेल जो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मजीद पैनिक हो गया, अवाम ने मजीद पैनिक करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो एफटीएक्स की जो टीम है, एसबीएफ जो उसका ओनर है, उन्होंने बाइनेंस को एक ऑफ़र किया। पता नहीं है वो सही ऑफ़र था नहीं था, ऐसे ब्लफ मारा उन्होंने इसको बोला कि यार $18 प्राइस चल रही है एफटीएक्स की, तुम ऐसा करो $22 में हमें सारा अपना एफटीटी दे दो, ठीक है। जो एफटीटी तुम बेचना चाह रहे हो ना मार्केट में, तुम मार्केट में ना बेचो, क्योंकि मार्केट में बेचोगे फॉल डाउन होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब बिकता है तो प्राइस कम से कम होती जाती है, जब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है अचानक आप दे दो तो क्या होगा कि मजीद मसला होगा। इसीलिए तुम $22 के हिसाब से हमें दे दो, हम लेके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बाइनेंस का जो ओनर है उसने ये रिप्लाई किया कि यार मैं तुम लोगों को, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको उसकी ट्वीट। उससे पहले ये देख लो, ये डर्टी बबल मीडिया, ये जो है ना इसकी बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है इस तरह की न्यूज़। इसने सेल्सियस नेटवर्क जो बड़ा डिस्ट्रॉय हुआ था उसके बारे में भी न्यूज़ दी थी, तो उसके बाद वही हुआ था। इसने बोला कि जो एफटीएक्स है, ठीक है, इसका जो मामला नज़र आ रहा है वो सेल्सियस वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये मामला हैंडल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मार्केट जो है ना पूरी एफटीएक्स जो एज एक्सचेंज और एफटीटी टोकन ये बर्बाद हो सकती है, क्योंकि टोकन जो है ना उसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीएनबी में मसला हो, बाइनेंस में कोई मसला भी ना हो ना, तो जो है ना आपका जो बाइनेंस है वो डाउन हो जाएगा, लोग उसमें से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। अब जब एफटीएक्स ने बाइनेंस को बोला कि यार तुम हमारा $22 में जो है हम तुमसे ले लेते हैं तो तुम हमें दे दो, तो बाइनेंस ने, सीजी ने आगे से ये रिप्लाई किया कि देखो मैं जो है ना तुम्हें वो नहीं दूंगा, ठीक है। अब इसमें ये लगता है कि जैसे बाइनेंस, ये भी बीच में लग रहा होता है कि कंपटीटर है और जानबूझ के अपने कंपटीटर को ख़त्म करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आगे जो उसने रीज़न दी उससे समझ आता है कि नहीं यार वो बात सही भी कह रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा एफटीटी तुमने रखा हुआ है जो कि आवाम के पास होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुमने मार्केट में दिए ही नहीं, तुमने होल्ड किया हुआ, तुम कल को कुछ भी कर सकते हो। मैं मजीद एफटीटी तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे पास तो और होल्डिंग हो जाएगी, तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम तो कभी भी आवाम को खा सकते हो। तो इसीलिए वो मैं एक्सचेंज के अंदर लोगों को ही सेल करूँगा। लेकिन उसने ये बोला कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके सेल करूँगा ताकि उसकी प्राइस स्टेबल रहे। मैं ये नहीं करूँगा इकट्ठा सेल कर दूँ सारा का सारा और अचानक वो डंप हो जाए। बहरहाल ये सारी न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें जो है ना आपस में इनका ये मामला चल रहा था और ज़ाहिर है आवाम तो देख रही थी। अब जो मार्केट में रिएक्शन हुआ है ना सारा, ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, बाकी सारा पैनिक हुआ। आपने, मैंने देखी न्यूज़ और हमने बोला चलो भाई निकालो पैसा, ठीक है। एक ये चीज़ होगी, दूसरी एक और चीज़ होगी कि जब एफटीएक्स जो है ना उसका जो ये रोला निकला है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा वो ये कूकोइन के साथ भी ऐसा ना हो, बाइनेंस के साथ भी ना हो, फ्लां के साथ भी ना हो, बेबिट के साथ, जो भी एक्सचेंजेस हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों ने उसमें से पैसा निकालना शुरू कर दिया, यूएसडीटी पे कन्वर्ट करें। हमने बोला कि यार हम सेफ हो जाए, तो एक ये बहुत बड़ी वजह हुई और विड्रा वगैरह भी रुक रहे हो। एक और बात को समझ लो, एफटीएक्स के अंदर जो लोगों का पैसा था वो क्या, अभी वो डूब गया, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, रिकवरी होगी ऐसा ऐसा, फुल हो ना हो, कुछ ना कुछ तो वो करते ही हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड एक्सचेंज ने नहीं किया, एक होता है ना फ्रॉड कर लिया भाग एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज नहीं भागी, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन एक्सचेंज के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि तुमने लोगों के फंड के साथ खेला, तुम लोगों के फंड को जो है ना वो अपने प्रॉफिट के लिए तुमने यूज़ किया और तुम फंस गए हो, तुम बैंकक्रप्ट हो गए हो, तुम्हारे पास रिजर्व ही नहीं है, तुम्हारे पास डॉलर ही नहीं है, तुम लोगों को कैसे पे करोगे। लोगों के पैसे को तुमने बजाय रखने के तुमने उसको यूज़ किया और रिस्क में फंस गए तुम, तो ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, कि उनके पास जो, उनके ऊपर जो लोन है वो बहुत ज़्यादा है और उनके पास जो रिज़र्व पड़े हुए हैं, ठीक है, वो बहुत कम है, तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। सो बाइनेंस का क्लियर रिप्लाई आ गया कि यार तुम्हारा लूना वाला हाल हो सकता है, इसलिए जो है ना हम बेच रहे हैं, और तुम्हें हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम इंडस्ट्री ख़राब करने वाले जो लोग हैं जो अपने पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं, हम जो है ना उनको वो नहीं दे। में देखने में ऐसा लग रहा है कि जी ये सारी ट्वीट है और सारा आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है, कंपटीशन है, ये है वो है, असल में जो है ना कुछ बुरा नहीं है। लेकिन असल में अगर आप सुनोगे और आप चीज़ को समझो तो बहुत बुरा है, ठीक है। वो बुरा सबसे ये है जो एफटीटी की जो वीकनेस है, एफटीटी जो कॉइन है, ठीक है, या एफटीएक्स की जो वीकनेस है, उन्होंने ऐसा बुरा क्या किया। अब एफटीटी कॉइन
98% जो कॉइन पड़ा हुआ है ना वो 50 वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है। यानी यूँ कह लो कि दुनिया में करोड़ों लोगों ने FTT रखा हुआ है, मैंने भी रखा, आपने भी थोड़ा वो लेके रखा हुआ है, लेकिन 98% जो कॉइन है, 98% कॉइन 50 लोगों के पास है। और उन 50 में से भी दो बहुत बड़े वॉलेट हैं, एक अलमाइदा का, ठीक है, जो कि FTX की ही अपनी एक फर्म है, और एक FTX एक्सचेंज। इन दोनों के वॉलेट में 75% पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी 75% सिर्फ दो वॉलेट में पड़ा है, बाकी 25% में से 23% बाकी के 40-50 लोगों के पास पड़ा हुआ है, और 2% कोइन है जो तुम्हारे पास मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि हम लोगों का टोटल जो फ्यूचर है FTT का, वो इन जो है ना वो शुरू के जो 2 वॉलेट हैं, 4 वॉलेट हैं या 50 वॉलेट है, उनके हाथ में है। वो लोग अपने कोइन बेचें और हम जनाब ज़ीरो होकर निकलने साइड पे। तो ये जो है ना ये बहुत ही बुरी चीज़ है, और इससे बड़ा इन्वेस्टर डरता है, ठीक है। देखो 10-15 हज़ार 20 हज़ार लगाने से नहीं कोई डरता कि ठीक है यार चलो कोई नहीं देखा जाएगा, लेकिन जब बड़ी अमाउंट आपने लगानी हो तो आप टोटल सेफ चाहते हो। आप क्या चाहते हो? कम से कम चाहे प्रॉफिट हो, सेफ चाहता हूँ। मैं 2 लाख लगा रहा हूँ, 10 लाख लगा रहा हूँ, करोड़ लगा रहा हूँ, तो बंदा सेफ्टी चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी पैनिक क्रिएट होगी, जिसकी वजह से मजीद आप देखो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से उनका जो अंदर की चीज़ों का इम्पैक्ट आना है वो चाहे बाद में आए, लेकिन फ़ौरन जो लोग निकल रहे हैं, लोग FTT लोगों ने सेल किया, लोगों ने बाकी के कॉइन सेल किए, लोगों ने असल बात क्या है, एक्सचेंज से एतबार उठ गया। अब तुम लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइनेंस पे करो, तुम्हारा एतबार ही उठ जाए एक्सचेंज से, तो तुम लोग तो बोलोगे यार भाड़ में जाए ट्रेडिंग, भाड़ में जाए कॉइन, पैसा तो निकालो, कल को दूसरी एक्सचेंजेस के साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है इतनी बड़ी एक्सचेंज के साथ, जो कि सोची नहीं थी, ठीक है। अब इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास बढ़ चुका हुआ है। अब बाकी के जो कॉइन है उनके नीचे जाने की एक तो ये वजह होगी, हम न्यूज़ देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इथीरियम और सोलाना बहुत बड़ी मिकदार में FTX के पास भी पड़ा हुआ था। अब उन्होंने अपना FTT बचाने के लिए, अपने FTT को बचाने के लिए उन्होंने वो सेल किया। सोलाना यहाँ पे बहुत नीचे जो गया, उसकी ये रीज़न बनी है कि सोलाना जो है ना वो इनका बड़ा अच्छा कह लो कि काम चल रहा था FTX के साथ, ठीक है। समझो उनका अपना एक प्रोजेक्ट है पार्टनरशिप के अंदर, और बड़ा सपोर्ट करते थे वो। अब सोलाना जो है ना इनके पास ज़ाहिर है बहुत पड़ा हुआ था। अब वो सोलाना को बेच के अपने FTT को बचाने, क्योंकि FTT बचेगा तो FTX बचेगी, FTT कॉइन बचने से FTX एक्सचेंज बचेगी। बिल्कुल जैसे लूना ने क्या किया था कि अपना जो है ना वो लूना को सेल करके अपना जो स्टेबल कॉइन था USD था या क्या नाम था उसका, उसको बचाने की वो कोशिश कर रहे थे, और उसकी वजह से लूना का बेड़ा गर्क ही हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने जो है ना ये सारा काम किया, जिसकी वजह से आपके बाकी कॉइन जो है ना वो काफ़ी सारे नीचे जा चुके हैं, और ज़ाहिर है लोग तो बेच ही रहे हैं उसको। उसके बाद जो सैम है SBF, जिसका नाम है FTX का ओनर, उसने ट्वीट भी की कि नहीं जी सब ओके है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो लूना का जो ओनर था उसने भी तो इसी तरह की ट्वीट्स की थी कि यार सब सेट है, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपके सामने ही हुआ जो भी हुआ। अब उसके बाद एक और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आई, एक बहुत बड़ी, कल के दिन में, यानी आज क्या डेट चल रही है, आज 10 नवंबर चल रही है ना, तो कल 9 नवंबर को ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि जो बाइनेंस ने बोला कि यार मुझे जो है ना, यहाँ पे ट्वीट भी कि हमें जो है ना हेल्प के लिए बोला FTX ने, तो हम FTX को बाय कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इतना बुरा होने के बाद ये एक पॉजिटिव न्यूज़ उसको माना जा सकता था कि यार चलो बेड़ा गर्क हो गया FTX का, लेकिन बाइनेंस FTX को खरीदेगा, ठीक है, तो एक मार्केट में एक अच्छी चीज़ होगी। देखो अब सबसे बुरा क्या हो रहा है, FTX के साथ जो हुआ, वहाँ पे लोगों का जो पैसा था वो तो भी वक्ती तौर पे फंसे हुए हैं, वो पता नहीं अल्लाह मालिक, अब देखते हैं उनका क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे बुरा ये हुआ कि पूरी इंडस्ट्री गंदी होगी। अब हम लोग क्या करें उसका, हम परेशान हैं लोग। इसका मैं आप लोगों को हल बताता हूँ कि अब आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। बाकी न्यूज़ वगैरह देखते रहेंगे, उसको हम चेक करते रहेंगे कौन सी एक्सचेंजेस हमारे लिए सेफ़ हैं, और बिल्कुल 100% सेफ़ जो तरीका है वो हमारे लिए क्या है, हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। इसीलिए बस थोड़ा सा और सुन लो, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो ये कि चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब बाइनेंस ने जो है ना ऑफ़र कर दिया कि यार मैं ना FTX को ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। ये सारी आपके सामने ट्वीट है। उसके बाद अगली ट्वीट देख लो, जो SBF था, ठीक है, जो आपका FTX का ओनर है, उसने जनाब बड़ी थैंक्स, ये वो पहले वो कह रहा था बाइनेंस ने ये सारा कुछ किया, उसने बड़ा थैंक्स किया कि यार फंसे हुए हैं, चलो एक दूसरे की हेल्प करके इसी तरह इंडस्ट्री बच जाएगी। हमें यही होगा कि मसला हुआ, बाइनेंस ने उसको अक्वायर कर लिया, और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और चलो एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं आया। अब देखो सारा मसला हल भी हो जाएगा ना। एक चीज़ समझो, ट्रस्ट क्या गया, हम सोचेंगे जिस एक्सचेंज में हमारा पैसा पड़ा उसके साथ कल को ऐसा ना हो जाए, ठीक है। बाकी बाइनेंस का जो CZ है उसका आप ट्विटर जो है ना वो चेक करो, काफ़ी सारी उसने चीज़ें लिखी हैं कि यार किस वजह से जो है ना ये मसला हुआ है और क्या मतलब करना चाहिए। मेन जो मुझे चीज़ समझ आई है वो यही है कि यार कोई भी एक्सचेंज है उसको यूज़र के पैसे के साथ खेलना नहीं चाहिए, यूज़र के पैसे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए इधर उधर। जैसे मैं किसी से इन्वेस्टमेंट पकड़ूँ कि यार मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा बीच में, या मेरे पास ईमानत है तुम ट्रेडिंग करो मेरे पास पैसा रख के, और मैं उस पैसे के साथ कोई काम शुरू कर दूँ बिजनेस, उस बिजनेस में मुझे हो जाए लॉस, तो मैं लोगों को कहाँ से दूंगा यार। मैं ईमानदार होने के बावजूद भी नहीं दे पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, लोग भी फंस जाएंगे।
अब जब ये गुड न्यूज़ चल रही थी कि चलो बाइनेंस उसको ख़रीद लेगा और कुछ जो है ना वो अच्छा मामला हो जाएगा, तो उसके बाद बाइनेंस की जो है ना वो कल जो ट्वीट आई अब से 12 घंटे पहले, वो ये आई कि यार हमने सारा चेक किया मामला, इनकी जो है ना जितनी भी हमने बुक वगैरह जो भी इनका बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग अंदर की चीज़ें हमने चेक की हैं, तो हमें ये समझ आया कि यार अब तो इनकी इन्वेस्टिगेशन भी ओपन होगी और बहुत फंस चुके हैं, ये इतना फंस चुके हैं कि मैं अगर इनको बाय करूँगा FTX को, बाइनेंस कह रहा है कि अगर मैं FTX को बाय करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा और मैं भी फंस जाऊँगा, और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं थोड़े पैसे डालूँ रिकवर कर लूँ, काम जो है ना वो कह लो कि वध चुका हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने भी माजरत कर ली कि हम उसको बाय नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्वीट जो है ना सीधी की ये थी, सैड डे ट्राइड बट, यानी उसने बोला कि बहुत सैड डे था, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं ना कुछ कर सका, ठीक है। अब अल्लाह जानता है ये आपस में जो इनकी पार्टनरशिप या अंदर के जो मामला जो एक दूसरे को ये नीचा गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये चीज़ें सच हैं नहीं हैं, कंपटीटर हैं, ये क्या है, क्या ये ट्वीट्स की वजह से हुआ है या असल में ये जो इनके बारे में न्यूज़ थी। लेकिन ओवरऑल स्टोरी ये समझ आई कि FTX के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी, यानी FTX कोई बुराई नहीं की उन्होंने, इल्ज़ाम लगा जो कि सच भी है कि भाई तुम्हारे पास FTT कोइन बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, FTT कोइन तुमने सारा अपने पास ही रखा हुआ है, तो वो तो लोगों के पास होना चाहिए था, मतलब तुम ट्रस्टेबल नहीं हो, तो बस लोगों ने रिएक्ट कर दिया और ये सारा मामला हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। अब इस सारे के अंदर हम लोगों के लिए सबक क्या है और हम लोगों को इससे क्या सबक लेके आगे क्या सेफ्टी करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता दूँ, क्रिप्टो हो गई डाउन, तुम्हारे सारे अकाउंट चले गए माइनस में, ठीक है, जाहिर है जो पैसा गया था नीचे चले, जिसने FTT जिसने लिया था वो तो बहुत माइनस हो गया ना, वो तो लूना वाला हाल हो गया कि वो $28 से 2 पे आ गया, वो तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। लेकिन मान लो $1500-1400 से अथीरियम आपका 1100-1200 पे आ गया, अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ आज, ठीक है। उसके बाद आपका मैं उसको खोल लेता हूँ ज़रा बाइनेंस को, उसके बाद आपका जो है ना वो बिटकॉइन भी जो है ना वो कह लो कि डामाडोली चल रहा है, काम उसका ख़राब ही है, ठीक है। FTT भी काफ़ी $2 पे जाके अब $3 के आसपास है, लेकिन ये तो बहुत ही नीचे चल गया, मतलब सारे कॉइन जो है ना ये मामला सारा चल रहा है। अब ये जो सीन है ना ये तो रिकवर हो जाएगा, इसका जो है ना FTX से FTT से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। FTX से सिर्फ एक ही कॉइन का ताल्लुक है जो कि जो है ना प्रॉफिट भी यहाँ पे दे सकता है। मैंने भी वैसे जो है ना $200-300 का ले लिया कि यार चलो बहुत कम अमाउंट में ले लो, जिधर इतने गए उधर ये भी जाएँ या फिर बहुत सारे आएँ। बाकी जो आपकी क्रिप्टो है उसने रिएक्ट किया उसकी वजह से, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो वापस आएगी जैसे हमेशा आती होती है वापस। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक जो हमेशा मेरे आप शुरू के वीडियोस देखो मैं कहता होता था, लोग कहते थे यार अगर इतना प्रॉफिट है इतना फ़ायदा है मैं तो 10 लाख लगा देता हूँ 20 लाख लगा देता हूँ, तो लेकिन मैं हमेशा कहता था और सब लोग यही कहते हैं, मैंने भी तो दूसरों से सुना और सीखा है ना सारा कुछ, कि क्या सीन होता है इसका, कि आप अपनी अमाउंट उतनी ही लगाओ जितनी आप जेन में सोच सको कि अल्लाह ना करे ये चली गई तो यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। बिल्कुल जैसे इसकी यूँ मिसाल ले लो कि आपके पास 3 लाख वाला मोबाइल है लेकिन आप घर से बाहर 20,000 वाला मोबाइल लेके निकलते हो रात के टाइम कि यार अगर छीना गया तो चल 20,000 ही जाएगा ना, बर्दाश्त कर लूँगा, 3 लाख वाला तो नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तभी मैं कहता था अगर 10 लाख पड़ा हुआ है तो लाख लगाना है आपने, कि इस तरह की चीज़। अब ये चीज़ नहीं सोची थी हमने कि इस तरह भी हो सकता है, या लूना के साथ जो हुआ उस तरह भी हो सकता है। तो इसीलिए जो नज़र नहीं आ रहा होता वो हो सकता है कभी भी, तो इसीलिए हमने अमाउंट उतनी लगानी होती है, क्योंकि अमाउंट अगर हमारी स्पोर्ट में नहीं भी जाती ना, देखो फ्यूचर ट्रेड में तो इस मौके पे बर्बाद हो जाते हो आप, फ्यूचर तो छोड़ो, फ्यूचर तो मतलब फ्यूचर बर्बाद करने वाला मामला है। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड नहीं आती तो वेरी गुड, क्योंकि आप करोगे नहीं, और अगर आपको आती है तो बेड़ा गर्क होने वाला आपका अनकरीब। अगर आप प्रॉफिट बना भी रहे हो ना, तो मैं साल भी हो गया ना प्रॉफिट बनाते तो तब भी एक दिन बेड़ा गर्क हो गई होगा, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो चीज़ ही ऐसी है, वो लालच है, वो कह लो कि वो मज़हब में भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो गलत ही चीज़ है, ठीक है, और उसका एक्सचेंजेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसलिए वो प्रमोट करते हैं उसको। अब जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसके अंदर तो चलो ये सुकून है कि आपका बाद में वापस आना ही आना है कोइन, लेकिन पैसा फंस जाता है आपका। आपके पास 10 लाख पड़ा था, आपने सोचा यार मुझे 10 लाख चाहिए आज से 8 महीने बाद, लेकिन अभी नहीं चाहिए 8 महीने के लिए, तो मैं 8 महीने लगा देता हूँ, 8 महीने बाद निकाल लूँगा, कोई काम धंधा उसका करना है, कोई शादी ब्याह करना है कर लूँगा। लेकिन आपके पैसे फंस गए भाई, पैसे आपके फंस गए लंबे, और अब वो 1.5 साल हो गया, आप कह रहे हो यार ये तो 3 लाख हो गया 8 से, तो मुझे तो पैसे चाहिए, मैंने तो निकालने हैं, लेकिन आप निकाल ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि वो स्टक हुए में है। लेकिन लॉस नहीं हुआ, लॉस तो तभी होगा जब उसको सेल करोगे, आप वेट कर रहे हो वो एक दिन बढ़ेगा ऊपर जाएगा, उम्मीद है, उम्मीद ही होती है ना, मतलब ज़्यादा ऊपर जाने की ही उम्मीद होती है, क्योंकि अभी भी हम सारे कॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उम्मीद है। अच्छा क्यों उम्मीद है? क्योंकि हिस्ट्री यूँ दिखा रही है, हिस्ट्री में यूँ ही होता आ रहा है कि एक कॉइन जनाब 100% ऊपर गया, 90% नीचे गिरा, 10% पर रुका हुआ है, उसके बाद फिर वो 200% ऊपर चला गया, फिर पहले वाली प्राइस से भी ज़्यादा चला गया। जैसे बिटकॉइन अभी यहाँ है तो एक दिन आएगा बिटकॉइन $70,000 भी क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। अब वो दिन जनाब 2 महीने बाद आता है, या वो दिन 10 साल बाद आता है, या वो दिन जब भी आता है,
ये अल्लाह जानता है। लेकिन पुरानी हिस्ट्री देख के हम चीज़ों को वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि यार मार्केट 3 साल में एक दफ़ा इंतहाई बर्बाद होती है और 3 साल में एक दफ़ा लोगों को अमीर कर देती है। तो उसी उम्मीद पे चल रहे हैं पिछले 12 साल से। तो ये क्रिप्टो की सारी स्टोरी। तो एक चीज़ आपको समझ आ गई, रिस्क। अब वो लोग जो चाहते थे कि यार मैं बड़ा ज़्यादा पैसा लगाऊं, वो अपना पैसा सोच समझ के लगाओ। ठीक हो गया, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ यार, एक्सचेंजेस का क्या करें। अब एक्सचेंजेस का अभी जो मामला नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है ना बाइनेंस की नज़र आ रही है कि उस यूज़र के फंड के साथ वो नहीं खेला। मतलब हमें अंदर की चीज़ें नहीं पता, हमें जो नज़र आ रहा है हम वही बोलेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट कह लो कि वो नज़र आ रहा है और वो बहुत पैसा है उसके पास और वो उस पैसे से वो भी रिस्क लेगा, कल को उसको भी मसला हो सकता है। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि यार वो बेहतर चल रहा है। KuCoin के बारे में भी पिछले दिनों इस तरह की न्यूज़ आई थी, लेकिन उन्होंने जो है ना उस न्यूज़ को कवर अप किया और निकल रही थी उनकी न्यूज़ भी नेगेटिव। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि FTX के साथ शायद ये मसला ना होता, वो उसको अंदर अंदर कवर अप कर लेते सारे मामले को। ठीक है, लेकिन FTX की न्यूज़ बाहर निकाल दी लोगों ने, उनके दुश्मनों ने निकाली, कंप्यूटर जिसने न्यूज़ बाहर निकल गई तो बेड़ा गर्क हो गया। इसी तरह बाइनेंस की भी कोई गंदी न्यूज़ निकाल देगा बाहर तो बाइनेंस भी आधा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है कि शायद मसला ना हो लेकिन न्यूज़ निकल आती, लोगों में पैनिक हो जाता है। किसी भी कॉइन को मार्केट को ऊपर नीचे आप और मैं करते हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग आज खुश हों कि यार ये हो गया बिटकॉइन, वो इलोन मस्क ने जनाब वो ट्विटर ले लिया, डोज कॉइन बढ़ेगा। हम ही लोग डोज कॉइन को बढ़ाते हैं और हम ही लोग देखते हैं वो नहीं इलोन मस्क ने बैड ट्वीट कर दी डोज के बारे में तो डोज कॉइन तो नीचे बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हम लोग उसको सेल करना शुरू हो जाते हैं और मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम, आपका क्वेश्चन ये होगा साकिब भाई अब क्या करें, कौन सी एक्सचेंज, कहाँ पे जाएं, क्या करें, किस एक्सचेंज में पैसा रखें, क्या सेफ़ है, हम तो परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो भाई इसका जवाब ये है कि जो आपको इस टाइम नंबर 1 तो आपकी बाइनेंस हो गई। ठीक है, मेरा अपना KuCoin के अंदर अच्छे खासे पैसे पड़े हैं, $7,000 $7-8 पड़ा हुआ है, जो कि कह लो उसको कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो 18-20 लाख होता है वो। ठीक है, तो KuCoin के अंदर, बाइनेंस के अंदर, अच्छा सबसे एक अच्छी बात ये होगी इन एक्सचेंजेस ने इससे सीखा होगा। ठीक है, कि यार ये बेहतर हो। तो अभी मेरी नज़र में अभी भी नंबर 1 पे आपकी बाइनेंस है, जो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उसमें ऐसा नहीं होगा और इस मसले के बाद तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे लूना के साथ जो हुआ ना, बाकी जो कॉइन है वो समझ गए, वो अपने साथ ऐसा होने नहीं देंगे। अब एक चीज़ को समझ लो, ना लूना ने फ्रॉड किया, ना उसके ओनर ने फ्रॉड किया, ना FTX ने फ्रॉड किया, फ्रॉड किसी ने नहीं किया, लेकिन वो बैंकक्रप्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही कि साकिब भाई आपसे पैसा ले लें और आपको बोले इतना प्रॉफिट देंगे, साकिब भाई आगे रिस्की काम कर लें। साकिब भाई ईमानदार है, लेकिन साकिब भाई ने काम आगे रिस्की कर लिया। ठीक है, उसके नतीजे में साकिब भाई को हो गया लॉस। अब साकिब भाई फंस गए, तुम लोग भी मेरे साथ फंस गए कि यार मैं कहाँ से पैसा दूँ। ठीक है, तो ये वाला सीन हुआ है सारा, फ्रॉड किसी ने नहीं किया, इसीलिए क्रिप्टो में फ्रॉड नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब ये इनको समझना चाहिए कि किस तरह उसको हैंडल करना है। तो यार अभी के लिए बाइनेंस के अंदर जिन लोगों का पैसा पड़ा है, KuCoin के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 1 पे बाइनेंस, नंबर 2 पे KuCoin। तो आपका पैसा जो है ना अभी के लिए वो सेफ़ है। ठीक है, और उम्मीद है इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और मैंने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर वीडियोज़ बनाया था, आज से काफ़ी मंथ हो गया मेरे ख्याल से। अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब के अंदर ट्रस्ट वॉलेट आगे क्रिप्टो साकी लिखोगे तो ये देखो, ये पहला वीडियो है, ये आज से 10 महीने पहले बनाया था। 77K जो है ना इसके ऊपर व्यूज़ भी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वॉलेट के बारे में बताया था। देखो वॉलेट जो है ना वो टोटली डिसेंट्रलाइज होते हैं। ठीक है, जैसे एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम हुई और FTX के विड्रा ही बंद हो गए, FTX ने विड्रा रोक दिया ताकि लोग जो पैसा निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती उस पैसे को निकालने से रोका। फ्रॉड नहीं किया, देंगे पैसा वो, लेकिन ज़बरदस्ती निकालने से रोक दिया। जैसे बाइनेंस में मसला हो, बाइनेंस वाले विड्रा, हम विड्रा करेंगे यार हमारा पैसा निकले, सेफ हो, मसला हो गया, लेकिन बाइनेंस बोले कि नहीं अभी तुम निकाल नहीं सकते, हमारे पास पैसा पड़ा रहने दो, हम मसला हल कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ज़बरदस्ती उन्होंने रोक लिया। अब ये जो वॉलेट है ये डिसेंट्रलाइज है, इनमें जो है ना वो कोई किसी का इख्तियार नहीं है, कोई इसका एक्सचेंज या कोई जो है ना इसके अंदर पंगा नहीं डाल सकता, आपके विड्रा वगैरह रोक नहीं सकता, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो इनका सोल्यूशन ये भी है कि जो आपने कॉइन्स लॉन्ग टर्म रखने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास जो है ना फ़र्ज़ करो 2 लाख के कॉइन पड़े हुए हैं, जिसमें से 1 लाख के कॉइन है जो मैं सेल परचेज करता रहता हूँ, कभी ले लिए, कभी बेच दिए, कभी ये लिया, कभी वो लिया, कभी USDT में कन्वर्ट कर लिया, ये वो बला बला। 1 लाख के कॉइन ऐसे हैं जो मैंने कहा यार 2 साल के लिए, साल के लिए मैंने रखे हुए, मैंने उनको छेड़ना ही नहीं है। उनको तो चुप करके करो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट एक मेटामास्क भी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग बोलते हो मजीद जो ट्रस्ट वॉलेट की जो है ना, ये वाली वीडियो आप देखो, ये सर्च करना आप, ठीक है, जाके ये ट्रस्ट वॉलेट क्रिप्टो साकी लिखना तो ये आ जाएगा, इसको आप ज़रूर देखना और इसका अकाउंट आप बनाओ। ठीक है, और इसके अलावा मजीद इसकी न्यू वीडियो बोलती हो तो वो भी मैं बना दूंगा, और मेटामास्क इस तरह के जो वॉलेट्स हैं उनकी। उसके अलावा एक और होता है आपका हार्डवेयर वॉलेट, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी हार्डवेयर वॉलेट। ठीक है, अब ये आ गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है ना हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हार्डवेयर वॉलेट होता है और ये पाकिस्तान से मिलता नहीं है, ये बाहर से ही अपने किसी जानने वाले से ही आपको मंगवाना पड़ता है। ठीक है, इसका
सिंपल सा बता दूं कि इसमें क्या होता है कि आप अपने जितने भी कॉइन्स हैं ना वो इसके अंदर रख लो और इसको आप अपने पास रख लो। ये वॉलेट आपके पास है, बड़े इसकी सीन होते हैं, सिक्योरिटी कीज़ ये वो काफ़ी कुछ होता है, डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो आपका सारा पैसा आपके जो है ना इस वॉलेट के अंदर आ गया। प्राइस वगैरह भी इसकी देख लेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ज़रा कितने का ये। तो लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद जो है ना इसको आप परचेज़ वगैरह कर सकते हो। यहाँ प्राइस इन्होंने नीचे करके देखते हैं लिखी हुई कि नहीं लिखी, अभी यहाँ पे आ नहीं रही प्राइस, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना अच्छी तरह हम एलेबोरेट कर लेते हैं कि यार ये क्या सीन है। तो कुछ लोग जो है ना जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी मोस्टली तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बुरी चीज़ें ऐसी भी कुछ हैं कि अगर आपका वॉलेट टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो ज़ाहिर बात है वो भी मसला हो सकता है। लेकिन मुझे 100% इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है, तो इसके ऊपर मैं भी रिसर्च करूँगा थोड़ी सी कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन कि यार ये वॉलेट हमारा चोरी हो जाए अगर तो क्या होगा, गुम जाए तो क्या होगा, इसको क्या बैंक के अंदर रखवा दें हम, लॉकर के अंदर, या क्या सीन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में भी हैं, तो इसके ऊपर मैं भी रिसर्च करूँगा, ठीक है, आप भी कीजिएगा। तो ये भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ये हर बंदा नहीं कर सकेगा ना, ये है भी महंगा, अब पता नहीं लाख का 50,000 का, ये देख लेंगे इसको कितने का, ठीक है। तो अब आपने एक तो KuCoin और बाइनेंस बेहतरीन है, ठीक है, इनके अंदर जो है ना आपने अगर पैसा रखा हुआ है तो टेंशन नहीं लो, अभी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे आपकी बाइनेंस है, सेकंड नंबर पे आप KuCoin को रखोगे हर लिहाज से, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कि जो कॉइन आपके पड़े हुए या ट्रेड नहीं करने हैं वो आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ठीक है, और इस तरह का जो वॉलेट है इसके ऊपर भी जो है ना थोड़ी रिसर्च कर लो, इस तरह की चीज़ों में आप रख सकते हो, ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट से KuCoin या बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र करने में कुछ रफड़ होता है, थोड़ा सा फीस वगैरह लगती है, थोड़े चक्कर होते हैं, ठीक है, इस तरह के, वो मैं आपको वीडियोस वगैरह में बताऊंगा। तो उसकी वजह से वो आप हर वक्त नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कि डेली उसमें से उधर की उसमें से उधर की, बड़ी फीस वगैरह लग जाती है, इस तरह के मामला होते हैं। तो एक्सचेंज के अंदर जो है ना ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है। तो ट्रेडिंग करनी है तो एक्सचेंजेस के अंदर ही रहो, वो पैसा रखो। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, जैसे मान लो जी मैंने 2 इथेरियम, ठीक है, कुछ $2,000 का बिटकॉइन, ठीक है यार, ये मैंने ना छोड़ दिया अगले 5 साल के लिए, या अगले 6 महीने के लिए छोड़ दिया, या 1 साल के लिए, तो उनको जो है ना वहाँ पे आप रख लो, ठीक है। और जो अमाउंट आप ट्रेडिंग डेली आप एक्सचेंज कर रहे हो पैसों को आपस में, ठीक है, P2P कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रा कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, उनको एक्सचेंजेस के अंदर रखो, ठीक है। बाकी छोटी मोटी अमाउंट आपके पास है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाइनेंस वगैरह। बाकी बाइनेंस का रेफरल लिंक जो है ना, मेरी टीम का अगर हिस्सा बनना चाहते हो, बाइनेंस का और KuCoin दोनों का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब भी आप ज्वाइन किया करो तो आप जो है ना किसी के रेफरल लिंक से कर लिया करो, ठीक है, वो बेहतर होता है। उसमें एक तो ये होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि जो बंदा आपको सिखा रहा है, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, उसको कुछ कमीशन मिल जाता है, ठीक है। ये भी चलो इंटरेस्टिंग एक बात आपको मैं बता दूं कि आप जब मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप सोचोगे यार अपने लालच के लिए लगा हुआ है बंदा, लेकिन आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हो, अगर आप $100 की ट्रेड करते हो, जैसे आपने $100 USDT का इथेरियम ले लिया, तो मुझे आपकी वजह से कितने पैसे मिलते हैं, 10 सेंट, 4 सेंट मिलते हैं मुझे। यानी आपके $100 करने से मुझे शायद 8 रुपये मिलते होंगे, ठीक है, समझिए 8 या 10 रुपये मुझे मिलेंगे आपके $100 की ट्रेड करने से। पता नहीं शायद गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी अमाउंट होती है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग करें तो हमारा भी $150 महीने का, हफ्ते का बन ही सकता है ना। तो इस वजह से, और दूसरा ये होता है कि उसमें एक फ़ीस की भी ऑप्शन होती है कि आपको कुछ फ़ीस भी रिटर्न हो जाती है, लेकिन बड़ी कम होती है, बंदा उसके लिए तो नहीं किसी के लिए ज्वाइन करेगा। लेकिन जो बंदा आपको बताए सिखाए अगर फ़ीस नहीं ले रहा तो कोशिश करो उसके रेफरल से आप ज्वाइन कर लिया करो। तो मेरा रेफरल लिंक पड़ा हुआ है नीचे, तो आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लिया करो। वैसे तो आपको पता है ना मैं फ़ीस लेता हूँ, ना ही मेरा जो है ना वो यूट्यूब भी वो मोनेटाइज नहीं हुआ तो उसके भी ऐड नहीं चलते, पैसे नहीं आते, लेकिन कोशिश करते हैं मोनेटाइज हो जाए, कोई हमारा भी खर्चा वर्चा निकले। और ये सारा भैया मामला था, ठीक है। अब इसको जो है ना उम्मीद है समझ आ गई होगी, स्टोरी नहीं समझ आई तो दोबारा जो है ना उसको देख लो। वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो गया, इतना लंबा कोई वीडियो होता नहीं है, लेकिन सारी काम की बातें थी, दिल से सारी बातें थी, ठीक है, सच्ची बातें, ठीक है। तो आप लोगों से शेयर करना, आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेनी, क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही, क्रिप्टो वैसे ही है जैसे हम वेट कर रहे थे, इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, ठीक है। पैनिक क्रिएट हुआ, ठीक है, और पैनिक क्रिएट होने की एक वजह थी, हम लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ एक्सचेंजेस के ऊपर, हम लोगों के दिमाग में एक डर बैठ चुका है और वो रहेगा। लेकिन एक्सचेंजेस भी मुहतात हो गई हैं, क्योंकि एक्सचेंज ने फ्रॉड नहीं किया, ये बात माइंड में रखना, ठीक है। इसीलिए एक्सचेंजेस भी मुहतात हो गई, हमारे साथ ऐसा ना हो तो वो कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगी। बाइनेंस नंबर 1 है, उनका जो सिस्टम नज़र आ रहा है अभी तक, एक तो उनका पैसा बाद हुआ है, दूसरा वो सेफ चल रहे हैं, वो अवाम का पैसा साइड पर रख के अपने पैसे के साथ खेलते हैं, अवाम के पैसे के साथ नहीं खेलते, ठीक है। KuCoin जो है ना बेहतरीन मामला चल रहा है। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लॉन्ग टर्म कॉइन डाल लो, ये जो हार्डवेयर वॉलेट है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना यार, ये वाले वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दिल से जब बंदा वीडियो बनाता है ना तो वो फिर लाइक मांगता है। लाइक करोगे ज़्यादा लोगों तक जाएगा। मुझे तो चलो लालच है कि वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लेकिन वीडियो भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक किए हुए वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाता है, तो चलो बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा। बाकी कमेंट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन हो यार इस बारे में पूछना, और नेक्स्ट वीडियो किन चीज़ों के ऊपर बनाऊँ वो भी बताना, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।